जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 में। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान एक दृष्टि में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहते हैं। उस मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद रखे गए थे, किंतु धीरे धीरे इसमें ए बी सी करके अनुच्छेद जुड़ते गए और ऑलमोस्ट ये अब 463 प्लस हो चुके हैं। लेकिन यदि ए बी सी जोड़े गए थे तो क्रम संख्या देखी जाए तो ये अभी भी 395 ही होंगे। जो महत्वपूर्ण हैं उसे आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान में कुल 395 अनुच्छेदों को तोड़कर 463 प्लस से ज़्यादा अनुच्छेद बन चुके हैं। तो इसे याद करने के लिए आपको इसे ग्रुप में तोड़ना होगा। छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़कर याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप इसको सीधा याद करने लगे तो ये याद करना मुश्किल हो जाएगा। किंतु एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 30 तक हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के संविधानों के अनुच्छेदों को जो केवल महत्वपूर्ण होंगे उसे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें कई भाग होते हैं। ठीक हमारा संविधान भी एक किताब ही है, उसके कई भाग हैं। जिस तरह भागों को बांट दिया जाता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 22 तक इस तरह बांटे गए हैं। तो आज हम लोग भाग 1 से लेकर भाग 3 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारतीय परिसंघ में राज्यों के सभी परिणाम समझौते के अनुसार हैं। अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश एक अखंड इकाई है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब ये हुआ, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। यदि कोई विदेशी राज्य भारत में अपना विलय करना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में अपना विलय कर सकता है। यानी अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई विदेशी राज्य भारत में किस रीति रिवाज से प्रवेश पा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन। यदि कोई भी राज्य, चाहे वो इंटरनल हो या बाहरी राज्य, जब देश के अंदर सम्मिलित हो जाता है तो उसके क्षेत्र को किस छोटा बड़ा करना, नाम में परिवर्तित करना, यह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी राज्य, जैसे तेलंगाना अभी अलग हुआ तो उसको अनुच्छेद 3 के तहत उसको कितनी सीमा दी जाएगी, उसका नाम क्या होगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 4 परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक, यदि विदेशों में जाकर वो स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता यहाँ स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 वर्णित करता है कि आप भारत की नागरिक बनने का अधिकार कैसे रह सकते हैं, आप क्या क्या यहाँ के रूल को फॉलो करेंगे कि आपको यहाँ की नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है। अब है भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले ये जान लें कि मौलिक अधिकार होता क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त जनता के अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब जनता को प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है और इसे
यूएसए के संविधान से लिया गया है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अब मैग्ना कार्टा होता क्या है? यह ब्रिटेन से आई अवधारणा है, जहां ब्रिटेन के शासक अपने अधीन कार्य करने वाले मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक मूल अधिकार प्रदान किए थे, किंतु इसमें से जो छठवां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को 300 ए में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों, वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, वो पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में पढ़ना है आपको। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच पढ़ना है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा आपको पढ़ना है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा 25 से 28। और शिक्षा का अधिकार 29-30 में। संपत्ति का जो अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसको 300 ए में रख दिया गया है। अब ये विधि यानी कानूनी अधिकार हो गया है। और संवैधानिक उपचारों का उपचार आपको 32 में पढ़ना है। दोस्तों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि यदि आपका कोई ये हनन करे तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करके इसकी रक्षा कर सकते हैं। और विधि का मतलब होता है कानून के अंतर्गत आप उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लीड दायर नहीं कर सकते हैं या याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसको आपको क्रम में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती है वो इन्हीं सब के बीच से प्रश्न बनते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संपत्ति का उपचार किया। यानी कि आप 5424201 यानी कि 5 क्लाज किसमें होंगे? समता के। 4 क्लाज किसके होंगे? स्वतंत्र के। 2 क्लाज किसके होंगे? शोषण के विरुद्ध। फिर 4 क्लाज आपके किसके होंगे? धर्म। फिर 2 क्लाज किसके होंगे? शिक्षा का अधिकार। 0 का मतलब संपत्ति को यहाँ से निगलेक्ट कर दिया गया। और 1 संवैधानिक उपचारों का उपचार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 को। दोस्तों, समता का अधिकार में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता का तथा विधि के समान संरक्षण, यानी भारत के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई धनी हो या गरीब हो, सभी को उस दोष के लिए समान कानून का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात राज्य को किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद करना प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समानता का अवसर प्रदान करना। अर्थात जो भी सरकारी नौकरियां होगी उसमें सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत करना। यानी किसी भी होटल में, रेस्तरां में, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने पर पाबंदी लगाना, या किसी जलाशय, नल या जल के अन्य स्रोत, मार्ग, शमशान या अन्य स्थानों के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हो, वहां सभी को बिना किसी भेदभाव के आने जाने की छूट प्रदान करना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसका मतलब हुआ कि राज्य को उपाधियों प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने के प्रतिषिद्ध किया गया है। इसके अनुसार केवल राज्य, सेना और विद्या संबंधित सम्मान के सिवा और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके खंड 2 में यह भी बात कही गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण करता हो तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी जरूरी होगी। अब दोस्तों, आपको है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, आइए उसको देखें। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 को बालक 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये 21 और 21 का। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, जो हमें अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो 19 से 22 के बीच में जो केवल अनुच्छेद 19 है उसमें भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। जो 19(1) है उसमें आपको बोला गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी 19(1) में आपको मिलती है स्वतंत्रता कि आप बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 का 2 में आपको शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(3) में आपको सभा या समूह में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का 4 में पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19(5) में आपको पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता है और 19(6) में पूरे भारत में आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता है। केवल अपवाद के रूप में आप जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं, जब उसमें धारा 370 लागू की गई है, केवल ये विषय अपवाद का बनता है। अदरवाइज आप भारत के किसी भी कोने में जाकर ये सब प्रक्रियाओं को पालन कर सकते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? अब इसको इस उदाहरण से समझिए। फिलहाल में आप राहुल गांधी को जानते होंगे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। अब वो सरकार के अगेंस्ट बोलने लगे, तो 19(1) में वो क्या है, सरकार के अगेंस्ट वो बोलने की उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब वो लगा अकेले बोल रहे थे तो उन्हें लगा कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण धरना करना शुरू किया। अब शांतिपूर्ण जब धरना शुरू कर दिए तो भी लगा कि मेरे धरना करने से नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, समूह बना लिया और भारत भर भ्रमण करने लगे। तो उन्होंने समूह बनाया 19(3) के तहत, और अब वो क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब वहाँ से ये 19(5) पे आ गए, अब वो किसी भारत के, जैसे मान लीजिए इसमें राजस्थान में घूम रहे होंगे या जम्मू में होंगे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, रात को विश्राम करेंगे, महीने भर रहेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना निवास स्थल वहाँ पे बना भी सकते हैं। अब सपोज कर लिए 1906 में वो घूमते घूमते थक गए, अब उन्हें भोजन भी चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, कोई रोजगार का सृजन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में है, अब राजस्थान में क्या करेंगे, रोजगार का सृजन कर लेंगे, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, उन्हें भोजन और रोजगार का सृजन करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 में जो ये 1 में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, 19(3) में समूह बनाने की स्वतंत्रता है। फिर 19(4) में पूरे भारत में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। 19(5) में आपको भारत के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19 के आर्टिकल 6 में आपको भारत के किसी कोने में व्यापार कर अपनी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। किंतु ये 19 क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले ये लागू नहीं था। अब ये 370 के हटाए जाने के बाद ये जम्मू और कश्मीर में J&K में भी क्या हो गया है, अब लागू हो गया है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके अपना जीविका चला सकता है, रोजगार चला सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसे निम्नलिखित 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। आर्टिकल 20(1) के तहत, 20(2) के तहत और 20(3) के तहत। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 20(1। अनुच्छेद 20(1) होता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अर्थात इसका मतलब हुआ कि यदि आपको कोई कानून के तहत दोष सिद्ध करवा दिया गया हो, तो आपको उस कानून के तहत जो सजा का प्रावधान है वह उसी समय के अनुसार मिलेगा जिस समय आपने वह सजा या जो अपराध किया हो। मतलब ये हुआ कि आपने कोई अपराध 2005 में किया, उस समय आपको सजा का प्रावधान, उस अपराध के सजा का प्रावधान 2 वर्ष था, और मान लीजिए कि आपको कोर्ट में लड़ाई लेते लेते आपको 2008 हो गया और उस समय कानून चेंज होकर सजा आपका 5 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया उस दोष के लिए, तो आपको 5 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी, आपको उसी साल के अनुसार सजा दी जाएगी, आपकी सजा केवल 2 वर्ष ही मिलेगी। आर्टिकल 20(2) में खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात आपको पुलिस बल आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहेगी कि आप ये दोष कार्य किए हैं, आपको ज़बरदस्ती स्वीकार करना पड़ेगा। आर्टिकल 20(3) के अनुसार ये कहा गया है कि एक
अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा का प्रावधान दिया जाएगा। जैसे आप कभी किसी कानून के तहत पकड़े गए हों, मान लीजिए आपने कोई चोरी करते वक्त पकड़ लिए गए हों, यदि कोई दूसरी चोरी होती है तो वो कानून या वो पुलिस आपको आकर दोबारा नहीं पकड़ेगी। यानी एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा का प्रावधान है। आपको बार बार नहीं पकड़ के ले जाएंगे लोग कि नहीं आपने पहले भी चोरी किया था तो इस चोरी में आपका भी हाथ होगा। अब है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस अधिकार को और विस्तृत कर दिया है। जैसे आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार, स्वच्छ भोजन प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार, विदेशों में घूमने का अधिकार, ये सब आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अब 21 क में बालक जो है 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब देखिए 21 का संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी पूरे भारत के बच्चों को भारत सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। अब देखिए अनुच्छेद 22, कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण का संबंध में संरक्षण है और यहाँ कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। तो मैं आपको बता दूं कि 21 में पहले जब आप अपराध करेंगे तब जाके आपकी गिरफ्तारी होगी, यानी जब आप कोई घटना घटा देंगे तभी जाके आपकी गिरफ्तारी होगी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले आपको कोई अपराध करेंगे तब जाके गिरफ्तारी होगी, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आपको आएगा। अब आपको अनुच्छेद 22(1) में है कि यदि आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उसको गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं कि किस जुर्म के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आपको आर्टिकल 22(1) के तहत अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद जो 22(2) है, यदि आपको मान लीजिए गिरफ्तारी हो जाती है तो आप उस गिरफ्तारी के विरुद्ध एक वकील या अधिवक्ता को परामर्श लेने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आपके पक्ष में वो बातें कर सके। अर्थात आपको अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श एवं बचाव का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 22(3) के अनुसार आपको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का स्वतंत्रता है, यानी कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा बंदी प्रतिरक्षा घर में नहीं रखा जा सकता है। अब अगला आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अर्थात कोई भी मानव को दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। यानी कि ये मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के अंतर्गत आप कह सकते हैं, जैसे दास प्रथा हो जाएगी, बेगार या बलात्श्रम हो जाएगा, मनुष्यों का क्रय और विक्रय नहीं कर सकते हैं, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप लोगों से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। अब आर्टिकल 24 है कारखानों में आदि में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों पर लागू होगा। अर्थात आर्टिकल 24 जो 14 वर्ष से कम बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है कि आप ऐसे बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आप किसी खदान में, किसी केमिकल वाले कारखाने में या ऐसे भी जगह जहां ये इनको नुकसान पहुंचता हो, ऐसे स्थिति में आप इनको वहां पे नहीं लगा सकते हैं। अब अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में बोला गया है अंतःकरण की और धर्म में अबाध रूप से मानने और आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। वह अपने इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। धर्म को मानने से लेकर कर्म कांड तक कर्तव्यों का पालन करना, अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना, धर्म का प्रचार करना और धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय का संप्रदाय बना सकता है। जैसे रामकृष्ण मिशन, इन्होंने अपनी एक संप्रदाय बना दी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
ये सब के लोग मानने वाले अबाध रूप से अपनी संप्रदाय को बनाकर पूरे भारत में या कहीं भी प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान है इन्हें। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात यदि कोई विशेष धर्म या कोई भी धर्म को राज्य सरकार द्वारा इकट्ठे गए कर को उसको एक धर्म विशेष के ऊपर खर्च करने का अधिकार नहीं है, किंतु कोई विशेष व्यक्ति या समुदाय अपने प्रचार कर घूमकर कर को इकट्ठा कर अपने धर्म की अभिवृद्धि कर सकता है, किंतु राज्य सरकार को ऐसा करने का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, किंतु राज्य सरकार किसी भी धर्म को पोषित नहीं करेगी। यानी कि राज्य सरकार या कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध है, किंतु इसका एक अपवाद भी है, जिसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास ट्रस्ट के अधीन हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यकता है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के सुदूर अंचल में ऐसी अनेक आदिवासी जनजातियां बसती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है। इसकी सुरक्षा भारत की संस्कृति विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त उपबंध किया गया है। और आपका अंतिम अनुच्छेद मेरे इस वीडियो का 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। दोस्तों, ये था हमारा संविधान से जुड़े कुछ अनुच्छेदों पर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद न आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें क्या कमी है, उसमें सुधार की मैं अपेक्षा करूँगा। निश्चित ही यह वीडियो पसंद आएगा। आपने अपना कीमती समय ज्ञान गंगा 247 को दिया, इसके लिए थैंक्स।